लोकसभा इंतखाबात की मुहिम जोरों शोर से जारी। सहारनपुर और अजमेर में वजीर आजम मोदी करेंगे जलसा-ए आम। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में करेंगी रैलियां। दीगर पार्टियां भी करेंगी रैलियां। जनूबी भारत में भी इंतखाबी मुहिम तेज। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा केरल के कोझिकोड में करेंगे रोड शो। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैदराबाद में करेंगे कल्याण गारंटी का ऐलान। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपना इंतखाबी मंशूर करेगी जारी, जबकि बीजेपी की मोदी की ट्रांसफॉर्मिंग भारत मुहिम आज से दिल्ली में होगी शुरू। इंतखाबात से कबल आरजेडी के सदर लालू यादव को धचका। असलाह डीलर से हथियार खरीदने के मामले में ग्वालियर से मुस्तकिल वारंट गिरफ्तारी जारी, जबकि आप लीडर मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर समाअत दिल्ली में आज। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल पर हथियारों की पाबंदी के लिए करारदाद की मंजूर। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मिस्र और कतर पर जोर देते हुए इसराइल पर यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर डाला दबाव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचों की हॉकी सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा पर्थ में। सीरीज पेरिस ओलंपिक से कबल भारत के लिए है अहम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इसी दौरान वजीर आजम मोदी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वो सहारनपुर पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार राघव लखन पाल और कैराना पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी की हिमायत में रैली से खिताब करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी राजस्थान के अजमेर में एक रैली से भी खिताब करेंगे। बीजेपी ने यहां से भागीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वजीर आजम शाम को गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग की हिमायत में रोड शो करेंगे। आरजेडी के सदर और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को इंतखाबात से पहले बड़ा धचका लगा है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ मुस्तकिल वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। ये मामला साल 1995-97 का है, जिसमें जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर असलाह डीलर से असलाह खरीदा गया था। उस वक्त कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। मुलजिम लालू प्रसाद यादव को मफरूर करार दिया गया था। लालू यादव के खिलाफ पहले ही मुस्तकिल वारंट जारी किया जा चुका है, जिसके बाद उन्हें मफरूर करार दे दिया गया था। हालांकि उस वक्त इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आया मुलजिम लालू यादव बिहार के वजीर आला हैं या कोई और शख्स हैं। बाद में मामला एमपी एमएलए अदालत में पहुंचा और इस कार्रवाई के दौरान ये वाज़ेह हो गया कि मुलजिम लालू यादव बिहार के साबिक वजीर आला ही हैं। लिहाजा उनके खिलाफ मुस्तकिल वारंट जारी करने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। इस वारंट में पुलिस नामजद शख्स को 24 घंटे तक अपनी हिरासत में रख सकती है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। इसी सिमत में कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी आज इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालेंगी। सोनिया गांधी जयपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। रैली में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर न्याय पत्र को अवाम के दरमियान लॉन्च किया जाएगा। जयपुर में होने वाली इस मीटिंग से कांग्रेस इंतखाबी मौसम में रियासत में 6 सीटें जीतने के लिए पुरअज़्म है। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से जनूबी भारत की रियासतों में भी इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज केरला के कोझिकोड में रोड शो करेंगे। बीजेपी सदर का रोड शो कोझिकोड के बेबी जंक्शन से शुरू होकर मिथिला कोलम तक जाएगा। बीजेपी ने कोझिकोड से एमटी रमेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोझिकोड में दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं।
वहीं लोकसभा इंतखाबात को लेकर जुनूबी हिंद की रियासतों में भी इंतखाबी जंग जोरों पर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में फलाही गारंटी का ऐलान करेगी। इसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इससे कबल कल कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया था। कांग्रेस के मुताबिक उसका मंशूर पार्टी के 5 न्याय के उसूलों पर मबनी है। शेयर होल्डिंग न्याय, किसान न्याय, खवातीन का न्याय, मजदूर न्याय और नौजवानों का न्याय वगैरह शामिल है। चुनाव है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करेगी। इंतखाबी मंशूर आज नई दिल्ली में पार्टी दफ्तर में सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा और दीगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। मालूमात के मुताबिक पार्टी के मंशूर में मफाद आम से मुताल्लिक़ उमूर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आज यानी 6 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले उनकी जमानत की दरख्वास्त पर 2 अप्रैल को समाअत हुई थी। तब सिसोदिया ने अदालत से कहा था कि उन्हें जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है। उनकी दलील ये थी कि दिल्ली शराब पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ पहले तफ्तीश होनी चाहिए। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और उनकी तरफ से तफ्तीश में रुकावट डालने या शवाहिद को खत्म करने का कोई इम्कान नहीं है। सिसोदिया ने कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देती है तो वो हर शर्त पर अमल करने को तैयार हैं। सिसोदिया शराब पॉलिसी केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में कैद हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में वोटिंग फीसद बढ़ाने के इक़दाम के सिलसिले में मुल्क भर के चीफ इलेक्टोरल अफसरान और जिलाई इलेक्शन अफसरान के साथ एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा में पिछली बार वोटिंग का फीसद 67% रहा। हमने इन तमाम इलाकों के डीओ से बराह रास्त राब्ता किया है ताकि वोटिंग का फीसद बढ़ाया जा सके। इलेक्शन कमीशन हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करता है कि वोटिंग के अमल में कोई वोटर महरूम न रहे, यानी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। इस मकसद को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के चीफ इलेक्टोरल अफसरान और जिला इंतखाबी अफसरान के साथ मुल्क में वोटिंग का फीसद बढ़ाने के इक़दाम के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कम वोटिंग वाले इलाकों में वोटिंग फीसद बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि पिछली बार लोकसभा में वोटिंग का फीसद 67% था और हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये कैसे हो सकता है, मजीद इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। Combinedly, we have to now create a movement from today. We have still 2 months left. Voting has yet to start. How we can create a movement in which people themselves take initiative and come out, and in that sense everybody joins us in this. कमीशन ने अपने स्वीप प्रोग्राम के तहत पहली बार फ्रेमवर्क तैयार किया है कि किस तरह वोटिंग का फीसद बढ़ा दिया जाए। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में 266 लोकसभा हलकों से थे, जहां वोटिंग का फीसद 67% था, जिनमें 215 देही और 51 अर्बन एरियाज थे। जबकि अगर रियासत के लिहाज से देखा जाए तो दीगर रियासतों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में वोट का फीसद औसत वोटिंग से कम था। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम इलाकों के डीओ से बराह रास्त राब्ता किया है ताकि वोटिंग का फीसद बढ़ाया जा सके। मतदान से पहले मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने एक अनूठी पहल शुरू की है और इसके जरिए एक सम्मेलन के माध्यम से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत एवरेज से कम था उसकी वजह क्या थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात का दावा किया है कि हम हर हाल में सफल होंगे और इस बार अपने एवरेज को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और मुल्क में कैंसर के इलाज के लिए पहली देसी CAR-T सेल थेरेपी शुरू कर दी गई है। ये जीन बेस्ड थेरेपी खून के कैंसर समेत मुख्तलिफ कैंसर के इलाज में मददगार साबित होगी। माहिरीन का कहना है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी है जो मुस्तकबिल में कैंसर के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कैंसर के इलाज में CAR-T सेल थेरेपी की इन दिनों बहुत नाम है, बहुत चर्चा है। भारत ने भी
इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। टाटा मेमोरियल कैंसर के इंस्टीट्यूट और आईआईटी मुंबई की एक पहल है। हमारे साथ मैक्स के डॉक्टर रियाज अहमद हैं, जिन्होंने अपने 3 पेशेंट जो हैं उनको CAR T सेल थेरेपी के अंदर लाया और एक मरीज की ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, कितना गेम चेंजर है ये कैंसर के इलाज में? गेम चेंजर से ज़्यादा बोलूँगा एक नई थेरेपी है। हर नई थेरेपी गेम चेंजर होती है जो कि क्योर कर सके, तो उस मायने में बोलिएगा तो डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द थेरेपी है जो क्योर कर सकती है पेशेंट्स को, खास करके BALL, बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और बी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अभी इसमें अप्रूवल मिला है, लेकिन आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और दूसरे बीमारी ब्लड कैंसर्स में ये अप्रूवल मिल जाएगा। किस तरह से इसका इलाज चलता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो थोड़ा बताएं। पहला फेज़ में जब हम पेशेंट को ज़ीरो डाउन करते हैं, जो रिलैप्स केसेस हैं उनसे काउंसलिंग करते हैं, जिनकी कीमोथेरेपी ने काम नहीं किया या जिनका जल्दी रिलैप्स हो गया। उसके बाद हम उनके T सेल्स को एफरेसिस निकाल के लैब में वेक्टर के साथ मिक्स करके उसको ग्रो करते हैं, जिसमें से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो वापस से उसको री इन्फ्यूज़ किया जाता है। री इन्फ्यूज़न के बाद पेशेंट 2 से 3 हफ्ते वार्ड में रहता है। इस दौरान उसके ब्लड काउंट्स कम होंगे, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, WBC कम रहेगा, प्लेटलेट कम रहेगा, फीवर आ सकता है ना। इसकी इलाज चलेगा। जब ये सब चीज़ सेटल हो जाता है 2 वीक्स में, तो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इसको माना जाता है कि इससे मरीज ठीक हो जाता है। अगर ब्लड कैंसर का मरीज है तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ये थेरेपी क्यूरेटिव थेरेपी है। जैसे मैंने बोला, ये रिलैप्स्ड ALL और रिलैप्स्ड BNHL के लिए यूज़ है। तो इनकी लाइफ स्पैन 3 to 6 मंथ्स हैं, अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या ट्रीटमेंट हुआ और वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन इस थेरेपी से ये क्यूरेटिव है। दिस इज़ एम टू क्योर। ये क्योर कर सकता है। सभी में नहीं करेगा, हर थेरेपी की अपनी फैलेसिस हैं। करीबन 40 to 60% में भी एक्सपेक्ट कि ये पेशेंट्स को ये ठीक कर देगा। कॉस्ट की बात आती है, विदेशों में काफ़ी महंगा इलाज है, तो ये जो स्वदेशी तकनीक है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? विदेशों में इसकी काफ़ी कॉस्ट है, करीबन 4 to 5 crore पर पेशेंट। एंड इंडिया में 1/4 द प्राइस में, उससे भी कम में हो जाएगा इसका इलाज। और अगर हमको कुछ गवर्नमेंट एड मिले, और गवर्नमेंट जैसे काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, इंश्योरेंस में या पैनल्स में आ जाए तो और हेल्प हो जाएगी पेशेंट्स के लिए। क्या ये थेरेपी बाकी और दूसरे जो कैंसर हैं उसमें भी कारगर होगा, या उस पर भी रिसर्च चल रहा है? उस पर रिसर्च चल रहा है, अभी अप्रूवल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में उन सब में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो ये CAR T सेल थेरेपी है वो ब्लड कैंसर के मरीजों में बहुत कारगर है और पूरी तरीके से मरीज ठीक हो जाता है। अब तक 150 से ज़्यादा मरीजों पर इस इलाज का असर देखा गया है। 50 मरीज तो ठीक भी हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे जो दूसरी कैंसर की बीमारी है उस पर भी काम हो रहा है, और उस पर भी शायद ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। कैमरामैन SP दुबे के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में कई इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। राजनाथ सिंह का पहला अवामी जलसा सिंगरौली जिले में होगा। इसके बाद वो सिद्धि में 2 अवामी जलसे से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश में 4 मराहिल में इंतखाब होंगे। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, ज़्यादातर अखबारात ने जिस खबर को अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है वो हम आपको बता देते हैं। मद्रास को सुप्रीम राहत मिल गई है। जी हाँ, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग चुकी है। आपको बता दें कि एक फैसले में पहले की अगर बात की जाए तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आइनी करार दिया गया था, और सभी मदारिस के जो तलबा थे उनको स्कूलों में मुंतकिल किए जाने की बात कही गई थी। लिहाजा मरकज़ और उत्तर प्रदेश हुकूमत को ये नोटिस मिला था, और मद्रास के लाखों तलबा और हज़ारों असातिज़ा ने राहत की सांस ली है।
और अब आपको बता देते हैं एक और ख़ास खबर, इसे भी अपनी ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस का मंशूर जारी हो चुका है और ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी और SC/ST रिजर्वेशन की हद में 50% इजाफे का वादा किया गया है। और साथ ही कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इसमें 5 उसूल भी बताए गए हैं, जिसमें शेयर होल्डिंग न्याय, किसान न्याय, ख़वातीन न्याय, मजदूर न्याय और नौजवानों का न्याय शामिल है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चुरू में एक जलसा आम से खिताब किया कल और कहा कि अपोजिशन के घमंड या इत्तेहाद के लोग बदनवानी बचाओ रैलियां आजकल कर रहे हैं। और साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के बड़े घोटालों और लूट की वजह से ही मईशत तबाह हो गई है। और एक और ख़ास खबर पर नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का ये बयान है कि मसावात पर हिंदुस्तान की किसी तलक़ीन की कोई ज़रूरत नहीं है। CAA का जो मकसद है पड़ोसी ममालिक में मजहबी तौर पर मज़लूम अक़लियतों को राहत फराहम करना है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी भी बेहद ख़ास हो जाती है। मुत्तहदा अरब अमारात का इसराइल के साथ सिफारती राब्ते मुंतक़ा करने का एक ऐलान किया गया है। और आपको बता दें कि मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। और इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का जो ऐलान था वो 2 अप्रैल को गज़ा में 7 इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले के बाद निकलकर सामने आया है। तो ये ऐलान उसके बाद ही किया गया है। और आइए अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम भी उसे नुकसान पहुंचाएंगे, इजरायली वज़ीर आज़म का ये बयान है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ 4 जो जारहाना दिफाई जंग जारी रहेगी, ऐसा नेतन्याहू का नाज़रीन कहना है। और इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान के ख़िलाफ़ ये बताया जा रहा है कि हालिया कार्रवाइयों के पस मंज़र में एक महाज़ खोल दिया है और इस पर वो कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इसराइल पर हथियारों की पाबंदी के लिए एक तजवीज़ को पेश किया है। करारदाद में इसराइल से गज़ा की पट्टी में होने वाला मुमकिना जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के लिए जवाबदेह ठहराने की भी अपील की गई है। ये तजवीज़ उस वक्त सामने आई जब इसराइल ने अमरीकी दबाव के सामने झुककर गज़ा में खाने की नई गुजरगाहें खोल दी। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया, भारत समेत 13 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। और अमेरिका और जर्मनी समेत 6 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। करारदाद में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमी पर इंसानियत के खिलाफ जराइम शामिल हैं। फ़लस्तीनी अवाम ने करारदाद के हक में वोट दिया, जिसे 42 वोटों से मंजूर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने करारदाद मंजूर की है, जिसमें गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इसराइल पर हथियारों की पाबंदी का मुतालबा किया गया है। करारदाद में इसराइल से गज़ा की पट्टी में होने वाली मुमकिना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए जवाबदेह होने का मुतालबा भी किया गया है। ये तजवीज़ इसराइल की जानिब से अमरीकी दबाव के सामने झुकने और गज़ा में खाने की नई गुजरगाहें खोलने के बाद सामने आई है। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया है और आपको ये भी बता दें कि वहीं भारत समेत 13 ममालिक ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। अमेरिका और जर्मनी समेत 6 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। करारदाद में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार भी किया गया, जिसमें मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमी में मुमकिना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम शामिल हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर है। बिग सूर के करीब स्टेट हाईवे 1 को बंद कर दिया गया था। बहरुल काहिल के साथ मुत्तसिल सड़क का एक हिस्सा समंदर में बह गया। हाईवे की एक लेन गिर गई, हालांकि देखभाल करने वाला अमला जाए वक़ूफ़ पर मौजूद था। काबिल ज़िक्र है कि सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 150 मील जुनूब में ख़राब मौसम की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया था।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मिस्र और कतर के अरब रहनुमाओं से हमास पर दबाव डालने को कहा है। जो बाइडेन ने इन ममालिक पर जोर दिया कि वो यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हमास पर दबाव डालें। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को एक दूसरे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फोन पर बात करने के चंद घंटे के बाद ही गजा के अवाम के लिए राहत की खबर सामने आई। इसराइली अहलकारों के हवाले से बताया गया कि गजा में मजीद इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए एरियर्स बॉर्डर को क्रॉसिंग को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी गई है। और रूस के एरलिस पहाड़ी शहर और साथ में एक डैम टूट गया है। इमरजेंसी की वजारत ने कहा है कि डैम में शगाफ की वजह से ऑस्ट्रिक के नवाही इलाकों में 4000 मकानात ज़ेरे आब आ सकते हैं। मकामी इमरजेंसी खदमात ने कहा कि वो लोगों को निकालने और ऑस्ट्रिक में डैम को किनारे करने के लिए काम कर रहे हैं, जो कजाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल मॉस्को से तकरीबन 18,000 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। इस हादसे के बाद ओरेनबर्ग इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था। आइसलैंड की वजीर आजम कैथरीन जैकब डोटियर ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो सदारती ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ेंगी। जैकब ने यह ऐलान एक वीडियो पैगाम में किया। आइसलैंड अपनी सरबराह मुमलिकत के इंतखाबात के लिए 1 जून को वोट देगा। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि जैकब का वज़ीर आज़म के तौर पर जानशी कौन होगा। वो 2017 के आखिर से आइसलैंड की वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थी। और खेल की खबरों में मर्दों की हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। हरमनप्रीत सिंह की जेर क़यादत भारतीय मर्दों की हॉकी टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करेगी। सीरीज का दूसरा मैच 7, तीसरा 10, चौथा 12 और 5वां मैच 13 अप्रैल को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों के पेश नज़र इस सीरीज को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। आईपीएल में जुमे को खेला जाने वाला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के नाम रहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 16 गेंद बाकी रहते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। हैदराबाद के लिए ईडन मार्करम ने 36 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से निस्फ सेंचुरी इनिंग खेली। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। काबिल जिक्र है कि मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। इस टीम ने अब तक खेले गए अपने 3 मैच जीते हैं। दूसरी तरफ आरसीबी ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिनमें उसे सिर्फ 1 में उसे कामयाबी मिली है। आज के मैच में जहां राजस्थान अपनी जीत का सिलसिला रखना चाहेगी, वहीं आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी। और अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।